सही से काउंट करें। 6 है। ये वाला बटरफ्लाइज भी काउंट करें। नहीं, दोबारा काउंट करें, ये पूरा ऐसे काउंट करें। 1 2 तो मोर किसमें? ये 6 है और ये 7 है। मोर कौन सा है? तो सर्कल कर दे। चले, अब ये काउंट करें। मोर कौन सा है? मोर कौन सा है? ज्यादा किसमें? कैट ज्यादा है कि बीटल ज्यादा है? 3 ज्यादा होता है कि 4 ज्यादा होता है? जल्दी बताएं। ये 3 है, 3 के बाद 4 आता है। 4 ज्यादा होता है कि 3 है? हाँ, अब काउंट करें। ये काउंट तो करो। ज्यादा कौन सा है? ज्यादा कौन सा है? सही से काउंट करो। ये क्या बात हुई? ये दोनों में से एक तो होगा ही। ज्यादा का मतलब क्या होता है? जिसमें ज्यादा हो ना। मोर, मोर मतलब ज्यादा। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये तो 2 बेयर्स हैं और ये 4 है। ज्यादा कौन सा हुआ? पक्की बात है। अब बैग। करें सर्कल। कैन, कैन, हाँ वेरी गुड। फ्लैग, करें। टैन, टैन, ट ट ट टैन, नहीं ट, टैन, टैन, टी आएगा। हाँ वेरी गुड। डैम, 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 ड ड डैम, ड ड एम, ड ड, डॉल वाला ड, ड अ एम, ड अ म। डॉल वाला देखो ना सही से, कहाँ है डॉल वाला? हाँ करो। पैन, प एन, वेरी गुड। टैग, टा, हाँ वेरी गुड। हैम, रैम, Assalamu alaikum everyone. I'm your host Najmul Sahar from Universal Rehabilitation Clinic URC. आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत स्पेशल है, जिसमें हम एक मदर से इंटरव्यू लेंगे जिन्होंने अपनी जर्नी जो है वो हमसे शेयर करेंगी कि उन्होंने किस तरह किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया और उन प्रॉब्लम्स से कैसे फाइट बैक किया और गिव अप नहीं किया। तो अस्सलाम वालेकुम मिसेस नगमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक थैंक यू ठाक। सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी बिल्कुल, असल में आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास जो आई और हमसे अपनी सारी जर्नी हमसे शेयर करेंगी। बेसिकली मैं ये बता दूं कि ये शी इज़ अ मदर ऑफ अ स्पेशल नीड चिल्ड्रन। अब्दुल्ला नाम है उन बेटे का इनके, और माशाल्लाह इन्होंने गिव अप नहीं किया और बहुत अच्छे से उनको लेके चली, और जितनी भी जहाँ जहाँ जिन जिन सेंटर्स में गई और उनसे थेरेपीज करवाई, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन्होंने थेरेपीज करवाई कि वो बहुत रिकवरी उस पर आया। तो आज हमसे इनकी जो है वो सारी जर्नी जो है वो पूछेंगे। तो नमा ये बताएं कि कैसा रहा? अच्छा, जी बिल्कुल। स्टार्ट से मैं ये बताऊंगी कि इट वाज वेरी रॉकी। जैसे शुरू में जब अब्दुल्ला की बर्थ के कुछ 1 घंटे बाद हमें डॉक्टर ने काउंसिल किया कि हमारे बच्चे को डाउन सिंड्रोम, उनको खदशा है कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, और इसका एक टेस्ट होता है, केरोटाइपिंग कहलाता है वो। तो उसके बाद हम इस चीज़ को कंफर्म करेंगे।
तो टेस्ट तकरीबन 40 दिन लगाते हैं हमें। कुछ 3 हफ्ते बाद डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया था कि अब्दुल्ला को डाउन सिंड्रोम है। तो शुरू में तो काफी एज यूजुअल शॉक लगा, रोना भी आया, परेशानी भी हुई, सवाल भी पूछा कि अपने आप से कि मैंने क्या किया, मुझसे क्यों हुआ, मेरे पास क्यों आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ लोगों से मिलके, डॉक्टर से मिलके, और हमें अपने आप को संभालना ज़रूरी था, तो उस हिसाब से फिर हमारा काम, हम एक जर्नी स्टार्ट हुई वहीं से, क्योंकि हमें डॉक्टर ने शुरू से ही बता दिया कि अर्ली इंटरवेंशन करनी है, अर्ली इंटरवेंशन करनी है। तो वो इतना कुछ प्रेशर था कि शायद मैं अपना शौक भी उस प्रेशर में ही भूल गई। अच्छा, नरमा, मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि प्रेगनेंसी में बच्चों में अगर आप केयर ना करो तो इस तरह ना करो, ये खाओ वो खाओ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या आपको पता चला या आपकी कोई कॉम्प्लिकेशंस थी, तो ये सब सही है? जी देखिए, कॉम्प्लिकेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस प्रेगनेंसी में कोई भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला डिलीवरी भी नॉर्मली हुई थी, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। अच्छा, लोग ये कहते ज़रूर हैं, लेकिन जो जेनेटिकल कंडीशन है, जो डाउन सिंड्रोम है, वो जब एक मदर एक बच्चे को कंसीव करती है, उसी टाइम पे क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, और उसी टाइम पे ये जो 21 नंबर वाला क्रोमोसोम है, ये डुप्लीकेट की बजाय ट्रिप्लीकेट हो जाता है, और एक बच्चे के अंदर एक डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं बच्चे। बट इसमें एक माँ की प्रेगनेंसी से, उसके खाने पीने से, उसके उठने बैठने से, उसकी किसी परेशानी से कोई ऐसे ताल्लुक नहीं होता। ये जी, एक कुदरती बात है, बस होने वाली। बिल्कुल सही, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि डाउन सिंड्रोम जो है वो बेसिकली एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है, जेनेटिकल इशू है। इसका मदर से, प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो ब्लेम करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है सफर माँ को उठाना पड़ता है और माँ ही को सुनना पड़ता है, तो ये गलत है। बिल्कुल, तो प्लीज अपना बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट जिन लोगों का है वो खत्म कर लें कि ये जो है वो मदर की वजह से हुआ है। ये मदर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मदर जो है इस चीज को लेके चलती हैं, और लोगों को भी फेस करना और इस सिचुएशन को भी फेस करना उनके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये जी, बताएं बिल्कुल। कि जब आफ्टर बर्थ जो है आपको किस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ा? देखिए, सोशली तो मैं अगर बोलूँ तो शुक्र ये था कि मेरे इन-लॉज़ के साइड पे, एक्चुअली मेरे हस्बैंड खुद एक डॉक्टर है, तो मेरे इन-लॉज़ के साइड पे शुक्र है, या मेरे अपने घर में भी ये सवाल जवाब नहीं हुए कि ये बच्चा ऐसा क्यों हो गया, या अगर ये जेनेटिकल कंडीशन है, तुम्हारी फैमिली में कोई है या हमारी फैमिली में कोई है। लेकिन ये मेरे घर की बात है। घर से बाहर निकलो तो हाँ, लोगों का देखना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बच्चे अपने टाइम से थोड़ा-सा डिले होते हैं, तो लोग नोटिस कर लेते हैं। तो कुछ फेशियल फीचर्स भी इनके ऐसे होते हैं, तो लोग पूछ लेते थे। कोई लोग कि कोई आते-जाते ये भी कह देता था कि भई तुम्हें पहले पता होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो तुम अबॉर्शन करा सकते थे, या ऐसा कुछ। लेकिन इतना कोई ख़ास मैंने इस पे ना गौर किया, ना मैंने ध्यान दिया, बिकॉज़ फॉर मी एक बच्चा एक माँ के वूम के अंदर भी उतना ही लाइव होता है जितना वो बाहर होता है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप मदर को ये बोलें। तो इट्स ओके। अब मैंने फिर उसके उसके बाद फिर हमें ये पता चला कि भाई अर्ली इंटरवेंशन करनी है, थेरेपी स्टार्ट करनी है, क्योंकि इन बच्चों की मसल टोन काफी लो होती है, तो इस वजह से इनके माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं। माइलस्टोन से मेरा कहने का ये मतलब इनका बैठना, इनका चलना, इनका क्रॉलिंग करना आम बच्चों से थोड़ा सा डिले होता है। अगर थेरेपीज मिले तो ये गैप भी काफी कवर हो जाता है। तो फिर हमने फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट कराई, इसी तरह से जर्नी तो हमारी। नरमा, ये बताएं मुझे कि ये थेरेपीज आपने किस एज से या किस मंथ से आपने स्टार्ट की, यानी कि बच्चा 1 डे से आपने मुझे इसकी जर्नी बताएं कि स्टार्टिंग से आपने क्या किया, और किन किन सेंटर्स गई, थेरेपी सेंटर्स या डॉक्टर्स के पास गई? ठीक। देखिए, पहले तो ना हम एक जो पीडियाट्रिशियन के पास गए, अच्छी अच्छी चीज ये थी कि हमें बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियन मिले थे, वरना अगर हम अपने अच्छा, सर्कल में। नगमा, मुझे ये ज्यादा खुशी होगी कि आप नाम लेके बताएं, क्योंकि आजकल जो है अच्छे फिजिशियंस और पीड्स के डॉक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी माशाल्लाह ये रहा है कि आपने सबको देखा है, तो आप उनका भी लें ताकि रेफर करें कि हम वहां पे भी लोग जा सकें। जी, जी, बिल्कुल। अब तो वो आखान में नहीं होते, आई थिंक उनकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस है, लेकिन उनका नाम है डॉक्टर सैयद रेहान।
और उन्होंने हमें बहुत हेल्प की, क्योंकि बाज दफा जो मेरा एक फ्रेंड सर्कल है उसमें जो उनको पहला डॉक्टर ही मिला ना, तो उन्होंने ही बोल दिया भाई आपका बेटा तो ये नहीं कर सकता, या आपका बच्चा फला नहीं कर सकता, फला नहीं कर सकता। लेकिन हमारे अल्लाह का शुक्र था कि डॉक्टर ने हमें पहले दिन में ये बोल दिया कि भाई मैंने ऐसे बच्चों को यूनिवर्सिटी भी पास करते हुए देखा है। तो आपको उस वक्त ही एक इत्मीनान हो जाता है कि ओके, कि इतना कोई बुरी सिचुएशन में नहीं है हम। तो फिर उन्होंने हमें गाइड किया कि अच्छा होता ये है कि यूजुअली विद इन 3 मंथ्स ही इनकी थेरेपीज इन बच्चों की स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला के हम डॉक्टर साहब ने थोड़ा वेट करना चाहा और हमने 6 मंथ्स में इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाई, जब ये गर्दन नहीं उठा रहा था। और 7 मंथ तक इसने गर्दन उठाना शुरू किया और फिर इसकी फिजियोथेरेपी माशाल्लाह इतनी रेगुलर हुई। हमने आगा खान से ही करवाई। उस टाइम पे सिर्फ आगा खान था और एक दो सेंटर्स और थे। लेकिन अब जो है अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम डायग्नोज होता है तो अब हमारे पास KDS भी है, दैट इज कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। और दे आर लाइक वन स्टॉप। अगर आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम आपको डायग्नोज होता है, आप फौरन वहां पहुंच जाएं। वो हर चीज आपको प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम आपके फिजिशियन से लेके थेरेपी से लेके पेरेंट्स की काउंसलिंग से हर चीज। तो तब वो नहीं था। वो इट केम ओनली इन 2014। तो अब्दुल्ला वाज बोर्न इन 2010। तो उसके भी वो भी एक्सपैंड हुए, साथ साथ अब्दुल्ला भी बड़े होते रहे। तो तब हमने आखान में कराई। अभी भी आखान में थेरेपीज होती हैं, अब जो पेरेंट्स अवेल करना चाहें डेफिनेटली। तो हमने वहां से करवाई, फिजियो करवाई। फिर थोड़ा फिजियो में जब उसकी बेटरमेंट आई, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करवाई और साथ ही साथ स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाई। और ये थेरेपीज इट शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, इवन विद इन अ मंथ। अगर आपका बच्चा 1 महीने का भी है तो उसमें भी स्टार्ट हो सकती है, और ये सब बहुत जरूरी होती हैं। अच्छा, नगमा, ये मुझे बताएं कि स्पीच थेरेपी के हवाले से मैं पूछूंगी कि बहुत से ये एक कॉन्सेप्ट है पेरेंट्स का भी कि स्पीच थेरेपी से करवाने से कोई उन्हें पॉजिटिव नहीं मिलता, मतलब बच्चा बोलता नहीं है। तो इसमें कितना टाइम लगा आपको? देखिए, ये तो एक तो ये बात है कि ये बच्चे टू बच्चे पे भी डिपेंड करता है। और दूसरी चीज ये है कि फिजिकल थेरेपी हो या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, वो ज्यादा जल्दी मतलब ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू होते हैं, बिकॉज वो एक्सरसाइजेज होती हैं, वो एक तरीका। लेकिन स्पीच थेरेपी, खास के जो बोलने का अमल है, वो एक बच्चे का अपना एक अमल है, राइट। उसमें मतलब वो बेचारी तो खैर है, लेकिन वो ट्राई करेंगी कि वो बच्चा वर्ड्स बोले। वो लेकिन वो बच्चे की अपनी विलिंगनेस होनी चाहिए, उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो वर्ड्स या वो लेटर्स या वो जो भी आवाज साउंड निकलवाना चाह रही है वो निकाले। तो उसमें बाज दफा थोड़ा एज लग जाती है, कभी 2 साल, 2.5 साल, कभी 3 साल, कभी इससे बहुत पहले भी बच्चे बोलने लगते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ इनिशियल स्पीच थेरेपी का, वो इसलिए होती है क्योंकि वो जो है फेशियल एक्सरसाइजेस बताती हैं। क्योंकि मैंने जैसे एग्जैक्टली। बताया, इन बच्चों के मसल्स की लो टोन होती है, तो यहाँ के भी जो हमारे मसल्स होते हैं ये भी लो टोन होते हैं। तो जी। बच्चों को चूइंग में, सकिंग में इश्यूज होते हैं, इसको भी वो इम्प्रूव करवाती है। तो स्पीच थेरेपी सिर्फ बोलने के लिए तो होती है, लेकिन उसके वो अलावा भी बहुत फीडिंग सारे। के फीडिंग के हैबिट को भी सही करती है आपका, जो बिल्कुल। ये सारे फूड का जो है चबाना, ये सारी चीजें जो होती हैं, इसमें भी स्पीच थेरेपी हेल्प करती है, क्योंकि आपका जो ये पूरा माउथ के जो मसल्स होते हैं वो सारा जो है वो उनको एक्टिव करती है बेसिकली। क्योंकि हमारे जो है नॉर्मल जो बच्चों के होते हैं या बड़ों के होते हैं वो मसल्स स्ट्रांग होते हैं बनिस्बत जो है ये डाउन सिंड्रोम और दूसरी जो बच्चे होते हैं उनके। अच्छा, मुझे नमा ये बताएं कि आपने स्टार्ट किया 6 मंथ से, तो रिस्पांस क्या मिला आपको और कितने अरसे तक आपने करवाई? देखिए, अगर मैं इंडिविजुअली बताऊं तो जैसे फिजिकल थेरेपी, जो फिजियोथेरेपी है, वो मैंने 2.5 साल तक कराई। 2 साल से कुछ पहले अब्दुल्ला ने वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन माशाल्लाह। आप ये देखेंगी कि जब ये बच्चे वॉक भी करते हैं, दूसरे जेनेटिक कंडीशंस के बारे में इतना नहीं इंफॉर्मेशन मुझे, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, जब वो इनिशियली वॉक करना स्टार्ट होते हैं ना, उनके पैर के बीच में काफी गैप, जी जी। गेट कहते हैं। तो हम्म। ये जब वॉकिंग स्टार्ट भी कर रहे थे तो हमें इस पे भी काम करना पड़ता है कि ये गेट कम होना। तो ये करते, ये कुछ इम्प्रूवमेंट आते आते अब्दुल्ला ने 2.5 पौने 3 साल तक फिजियोथेरेपी ली है, साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी। तो आई थिंक जब अब्दुल्ला 10 इयर्स के हो गए थे तब तक चली थी।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने फिजिकल थेरेपी की तो आपने किससे करवाई, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि किन थेरेपिस्ट के पास आप गए। हाँ, वो जिन्होंने मैंने जिनसे थेरेपी थेरेपी करवाई थी, आई शुड नेम हर, उनका नाम मुकाशा है, बट आई थिंक नाउ शी इज नॉट इन दिस फील्ड ऑफ, जो प्रैक्टिस नहीं करती, वो अब एक यूनिवर्सिटी में हेड है फिजिकल डिपार्टमेंट की, एक यूनिवर्सिटी में, इंडस यूनिवर्सिटी में, I don't know, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी काशा। तो बट शी, और उनकी मैं कहूंगी शी वाज आल्सो वेरी डेडिकेटेड, मतलब मैं ये कहूंगी थेरेपिस्ट होना जरूरी, एक थेरेपिस्ट, अच्छी थेरेपिस्ट आपको मिले, और एक होता है एक थेरेपिस्ट के अंदर की डेडिकेशन भी होती है। बिल्कुल। तो वो कभी अगर आप लकी होते हैं, आपको ऐसी थेरेपिस्ट मिल जाती है जो बहुत डेडिकेट, आई थिंक ऑल दी थेरेपिस्ट, किसी को मैं नाराज नहीं करना चाहती, उनमें डेडिकेशन होती है, लेकिन कुछ जो होते हैं उनकी शायद अटैचमेंट हो जाती है, या शायद उनमें एक एनर्जी होती है जो बच्चे फील कर सकते हैं, एंड वो उससे अडेप्ट कर जाते हैं। नहीं, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हर फील्ड में हर तरह के लोगों का आपका सामना होता है। तो ये भी है कि बहुत से थेरेपिस्ट होते हैं, वो उनके लिए एक नॉर्मल जर्नल बात होती है, लेकिन कुछ थेरेपिस्ट होते हैं वो बहुत लॉयल, बहुत सिंसियर होते हैं, और वो एक उनकी अटैचमेंट होती है, तो उसकी वजह से ज्यादा रिकवरी जो है वो देखने में आती है। अच्छा, जी, मुझे ये बताएं कि ओटी के लिए फिर आप किधर गए। अच्छा देखें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ना अभी तक हमारे, जो कहते हैं ना, अब फिलहाल अगर किसी को भी मैं रेकमेंड करूंगी तो मैं रेकमेंड करूंगी केटीएसपी जाएं, या थेरेपी कॉर्नर एक है, थेरेपी सेंटर, वहां जाएं, क्योंकि ओटी के लिए ना बच्चों को थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, थोड़े से, क्योंकि बच्चों को सेंसरी इश्यूज होते हैं, उसके लिए भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं। अभी तक हमारे जो है ना, हम ओटी को बहुत लाइटली ले रहे होते हैं, इतना है नहीं, हाँ, लेकिन ये भी सही सही आप कह रही हैं कि ओटी के लिए जो है वो सेंसरी इश्यूज, क्योंकि बच्चों में सेंसरी इश्यूज होते हैं, कलर से होता है, उनको क्लोथ से होता है, उनको साउंड फूड से से होता है, रिलेटेड होता है, तो साउंड से होता है, तो उनके ये लिए सारी एक चीजों स्पेस को भी चाहिए केटर होता है। करते हैं, लेकिन हाँ हमारे जी। यहाँ अभी तक हम वो ऑक्यूपेशनल एडवांस थेरेपी को इतना सिर्फ नहीं है वो। मोटर स्किल्स पे ही समझ रहे होते हैं कि हाँ भाई बच्चे को ग्रिपिंग आनी चाहिए या ये आना चाहिए, बहुत ऑक्यूपेशनल थेरेपी और काफी लंबी चलती है, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, मतलब कि 10 years तक मैंने कराई है, और इट्स बीन वेरी इफेक्टिव, और मैंने ये है कि इसमें मैंने डिफरेंट थेरेपिस्ट आए मेरी लाइफ में। एक कुलसुम थी शुरू में आगा खान में, शी वाज वेरी गुड, फिर मैंने आगा खान से छोड़ दिया, तो मेरा उनसे कांटेक्ट है, तो नाउ शी इज इन लिटिल स्टेप्स, शी इज आल्सो वेरी डेडिकेटेड। फिर मुझे अब सबके नाम याद नहीं है, सॉरी, लेकिन मैंने उड़ान से कराई काफी अरसा, और बीच में मैंने किसी पर्सनली भी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पास घर पे जाके भी कराई, तो इस तरह से काफी चेंजेस हुई, इस तरह से चला हमारा। 10 साल तक मैंने कराई, फिर अब्दुल्ला काफी इम्प्रूव हो गए, उनकी बैलेंसिंग भी काफी अच्छी हो गई, और ग्रिपिंग वगैरह, और जो दूसरी भी चीजें थी, बटनिंग आ गई, काफी सारी चीजें आ गई थी इस दौरान। अच्छा, अब नमो मुझे ये बताएं कि अब जो है वो अब्दुल्ला का क्या स्टेटस है। अच्छा देखिए, अब माशाल्लाह अब्दुल्ला 12 years के हो गए, और माशाल्लाह से स्पीच उनकी काफी अच्छी है। ये है कि आर्टिकुलेशन अभी भी थोड़ी सी स्लो है, मतलब थोड़ा सा आपको स्ट्रेस लेना पड़ता है समझने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह वो भी अच्छी आ गई है। अब्दुल्ला को इनिशियली हमने किसी मेन स्ट्रीम स्कूल में डाला, अच्छा स्कूलिंग भी बहुत बड़ी इशू है हमारे मुल्क में, और बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो भी एक स्ट्रगल ही रहा है। तो फिर फिर उसको हटा के स्पेशल सेटअप में डाला। आपने कुछ दिन पहले अफशा, जो स्पीच थेरेपिस्ट थे, उनका इंटरव्यू किया था, उनका एक सेटअप था, वहां मैंने काफी अरसा डाला अब्दुल्ला को, वहां से काफी फायदा हुआ। फिर वो कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर मुझे वहां से हटाया, फिर मैंने इसको ISS, जो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्टडीज है, वहां पे 1 साल अब्दुल्ला ने 1.5 साल पढ़ा। फिर कोविड हो गया। जी। फिर कोविड ने बहुत बच्चों का बहुत हाँ, खराब फिर किया वो है। ऑनलाइन अब्दुल्ला को इतना समझ में नहीं आया। फिर अच्छा बीच में ये भी है कि मेरे पास एक टीचर आती थी, ये मैं जरूर हर पेरेंट को रिकमेंड करूंगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, तो प्लीज एक टीचर जरूर जो है ना, एक 1-to-1 अटेंशन देने वाली बच्चे को बहुत जरूरी होती है, चाहे वो किसी भी स्कूल जा रहा हो, वो मेन स्ट्रीम जा रहा हो या स्पेशल सेटअप जा रहा हो, एक 1-to-1 टीचर बहुत इफेक्टिव होती है।
अच्छा नामा, मुझे एजुकेशन के हवाले से ही आपसे सवाल करना है कि आप क्या समझती हैं कि बच्चों को जो है जैसे हम नॉर्मल बच्चों में ये होता है कि स्टार्टिंग करवा देते हैं, 2.5 साल के बच्चों को खुद से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर वो स्कूलों में चला जाता है। तो आपका क्या ख्याल है कि किस एज में जो है वो स्पेशल नीड्स के बच्चे जो होते हैं वो उनको कब स्टार्टिंग करवाना चाहिए और कहाँ किन किन स्कूलों में? क्योंकि जहां तक मुझे अभी तक पता चला है कि स्कूल्स वाले जो हैं बच्चा अगर इस काबिल भी हो तो वो अवॉइड करते हैं। तो दैट्स सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है ना वो यही है कि हमारे स्कूल्स जो है ना वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, जबकि असल में। मुझे ये। हाँ हाँ, बोले आप। नहीं नहीं, आप बोले, आप बात कंप्लीट कर लेना। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उनके लिए क्या मैसेज है कि क्या हम लोगों का कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए कि जो है वो इन बच्चों को खुसूसी तौर पे, क्योंकि जाहिर बात है मुझे ये लगता है कि ये ज्यादा बच्चे थोड़े बहुत ज्यादा डिले होते हैं लेकिन इनको भी वही सारे राइट्स मिलने चाहिए जो एक नॉर्मल बच्चे को हैं। तो एजुकेशन के हवाले से हमारा मुल्क जो है वो बहुत पीछे है इस हवाले से। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप मदर्स को क्या रेकमेंड करेंगी कि अगर वो बाहर नहीं पढ़ा सकते तो वो घर के अंदर जो है उनकी किस किस्म की जो है वो एजुकेशन में स्टार्ट करें? ओके। अच्छा देखिए, अगर जो इनिशियली आपने पूछा कि क्या एज होनी चाहिए, तो ये जैसे ही एक टिपिकल बच्चे की 2-2.5 साल की एज होती है, हम इसी एज में इन बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। और ये है कि जाहिर सी बात है, इनकी टेक्निक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये इतनी आसानी से, ये ना ज्यादा विजुअल रीडर्स, विजुअल इनको ज्यादा अच्छा से समझ में आता है। तो आप जैसे विजुअली उनको कलर्स रिकग्निशन स्टार्ट करा दें। जो छोटे हम वर्ड्स घर में सिखाते हैं बच्चों को, कप, स्पून, प्लेट, जो इनिशियली जो हमें वर्ड्स सिखाए जाते या हैं, पिक इस के सब। थ्रू भी सिखा सकते हैं, जैसे आर्ट्स के थ्रू जो है आप पेंटिंग्स जी, वगैरह के थ्रू भी सिखा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करा सकते हैं। और बाज दफा इन बच्चों की ग्रिपिंग काफी स्लो होती है, तो आप बहुत ज्यादा पतला पेन वगैरह या पेंसिल वगैरह आई डोंट रिकमेंड कि आप बच्चों के हाथ में दे दें, लेकिन मोटा क्रेयॉन या मार्कर वगैरह देके स्क्रिबलिंग वगैरह स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये चीजें स्टार्ट हो सकती हैं एट जैसे 2.5 पौने 3 साल की एज होती है, उस एज में आराम से स्टार्ट। दूसरी चीज ये कि हाँ, ये हमारे स्कूल में एक्चुअली कुछ ये है कि हमारे स्कूल वाले नहीं, क्योंकि हमारा मसला है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल तो है कि आपने लेना है, बट उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो स्कूल वाले इतनी एफर्ट नहीं करते कि वो एक टीम रखें कि अगर कोई बच्चा है जिसे थोड़ी बहुत कमी है और वो आपके स्कूल में आता है, तो उसके पीछे एक थोड़ी सी टीम होती है। जैसे बाहर के मुल्क में उनको शैडो टीचर कहते हैं, वहाँ पे थेरेपिस्ट वगैरह भी अवेलेबल होती है। तो उसमें ये होता है कि बच्चे को आसानी होती है, जो बच्चा नहीं समझ रहा होता। अच्छा, यहाँ पे हमारे स्कूल में ये भी कि अगर हम एक टीचर प्रोवाइड करते हैं तो वो बच्चा टोटली उस टीचर पे डिपेंडेंट हो रहा होता है। जो क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं होती, उसमें जो टीचर है वही पढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे हमारे साथ ये भी एक, अब आई थिंक एजुकेशन ही एक वो चीज है जिसमें हम अभी तक बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स आर नॉट विलिंग कि वो इतना एफर्ट डालें, वो अपनी टीचर्स को इतना पे करें। टीचर्स कहती है भाई हमारे क्लास में ऑलरेडी 25-30 बच्चे हैं, हम उनको देखें कि इस बच्चे को टाइम दें। तो उस बेचारी टीचर का भी कुछ नहीं होता, उनके पास ट्रेनिंग भी नहीं होती कि इस एक बच्चे को उनको देखना कैसे, उस पर काम, उसके साथ काम करना कैसे। अब अगर क्लास में 100 तक काउंटिंग चल रही तो डेफिनेटली एक बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम, हो सकता है बच्चा कर भी सकता हो लेकिन वो नहीं करता हो, शायद 100 नहीं कर सकता हो 100 तक। तो अगर उसे 40 तक कराना है या 50 तक कराना है, इन बच्चों का एक इंडिविजुअल प्लान बनता है। बट ये उसी क्लास में बैठते हैं, वहीं से सीखते हैं, क्योंकि सिर्फ एजुकेशनल नहीं होता, इन बच्चों को एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इन्हें मेन स्ट्रीम स्कूल में डालने का हमारा मकसद ये होता है कि सोशली ये डेवलप करते हैं, दूसरे बच्चों में भी टॉलरेंस डेवलप होता है, और इन बच्चों में भी बहुत सारी चीजें जो ये सीखते हैं टिपिकल बच्चों से। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जो टिपिकल बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनको भी शिकायत होती है कि ऐसा बच्चा हमारे बच्चों के साथ नहीं पढ़े। ये भी बड़े मसले। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि अब्दुल्ला जो है वो स्कूल किसी स्कूल ज्वाइन कर रहा है या घर में जो है वो आपने कोई रखी हुई है जिसकी वजह से वो हाँ, अपनी स्टडी को रखा हुआ है जारी? अच्छा, मेरे पास टीचर आती थी जिनका नाम अब्दुल नेता था, एंड अभी भी माशाल्लाह
अभी तो मेरे अभी 2 साल से उन्होंने नहीं आ रही बिकॉज उनके यहाँ बेबी है, बट शी वॉज वेरी गुड। उन्होंने मेरे साथ कहीं 5-6 साल हमने साथ उन्होंने किया और उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले अब्दुल्ला के साथ। तो अब्दुल्ला फिलहाल KDSP का एक प्रोग्राम है जो इवनिंग प्रोग्राम है जिसको कहते हैं नम्मा आपकी वॉइस थोड़ी स्लो हो गई है। ओके, आवाज आ रही है? हाँ जी, थोड़ी स्लो हुई है लेकिन। ओके, आई एम सॉरी, पता नहीं अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है लेकिन थोड़ी स्लो हो गई है। चलें आप बोलें। अच्छा ठीक है, तो हुआ ये है कि अब्दुल्ला फिलहाल एक प्रोग्राम में KDSP में एनरोल्ड है जिसका नाम है टीयरिंग असिस्टेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है ये बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी को केटर करता है और फिर ये एक 6 साल का प्रोग्राम है जिसमें ये थोड़ी दिन बाद एक कुछ वोकेशनल एक्टिविटीज भी इंट्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें अब्दुल्ला की चांसेस हैं जिसमें भी वो एक्सेल करेगा, फिर उसमें ट्रेनिंग करेंगे। तो उसके अलावा भी हम 1-2 स्कूल्स में ट्राई कर रहे हैं, अभी यही अब्दुल्ला की असेसमेंट्स हुई हैं लेकिन अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ। तो ओके। उसमें ये है कि अभी भी अब्दुल्ला माशाल्लाह एडिशन कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, छोटे कॉम्प्रिहेंशंस अटेंड कर लेते हैं, इस तरह के काम कर लेते हैं अपने। और अगर डेली लाइफ स्किल्स में देखा जाए तो अब्दुल्ला पॉटी ट्रेन बहुत यंग एज से हैं। आई थिंक 3 to 4 इयर्स में वो पॉटी ट्रेन हो गए थे। तो वो अपनी बेदिंग के लिए अपना नहाना धोना, अपना टॉयलेट, अपना खुद वॉश करना, अपनी चीज़ों का, अपनी क्लीनलीनेस का, अपने कबर्ड का, अपने कपड़ों का खुद ख्याल रखना। तो नम्मा ये मुझे बताएं कि पॉटी ट्रेनिंग बहुत बड़ा इशू है मदर्स के लिए, तो आपने किस तरह किया उसको हैंडल? अच्छा ठीक है, पॉटी ट्रेनिंग देखें, अगर एक टिपिकल बच्चा हफ्ते में 10 दिन में 20 दिन में ट्रेन हो जाता है, जैसे मेरा बड़ा वाला ट्रेन हो गया था, अब्दुल्ला ने मुझे जो है 5-6 महीने लगा दिए। क्योंकि कुछ सिचुएशन ये भी होती है, जैसे मैंने बताया कि इन बच्चों की मसल टोन लो होती है, तो कई दफा हमें इस चीज का वेट करना पड़ता है कि इन बच्चों को पहले ये पता चल जाए, एहसास होना शुरू हो जाए कि ये पास कर रहे हैं। क्योंकि कई दफा इनके मसल टोन की वजह से इन्हें नहीं पता चलता, तो बच्चे का बेचारे का कसूर नहीं होता। बिल्कुल। तो जब हमें ये अंदाजा हो जाए कि ओके नाउ ही इज ऑफ दैट एज, इसका इतनी डेवलप हो गया है कि इसे एहसास है कि ये वॉशरूम के लिए अपना पैम्पर गीला कर रहा है, तो बेस्ट इज कि आप पैम्पर ऑफ कर दें। आई नो तो बहुत किस तकलीफ एज होती में है। आपने स्टार्ट किया ये? मैंने स्टार्ट किया था व्हेन अब्दुल्ला वाज 3.5-4 years old। ये मैंने ओके। स्टार्ट किया था और मेरा कुछ चला है 4.5 साल तक, लेकिन इसमें अब्दुल्ला दिन में भी ट्रेन हो गए थे और नाइट टाइम भी ट्रेनिंग हो गई थी, मतलब अब रात में भी मुझे डायपर की जरूरत ठीक। नहीं, अच्छा। बहुत टाइम लगा था। और एक्सीडेंट्स फिर भी हो जाते थे कभी कभी, बट वो यूजुअली ठीक। राइट। अच्छा नरमा मुझे ये बताएं, अब हम बात करेंगे फूड के हवाले से। तो खाने में जो है वो अब्दुल्ला का क्या रिस्पांस था, क्योंकि बच्चे जो है लिक्विड लेते हैं या सेंसरी इश्यूज होते हैं, तो उनके हवाले से आप क्या बात कहेंगी कि किस तरह आपने किया? खाने के लिए ये देखिए, मैंने कभी पर्सनली अब्दुल्ला को ग्राइंडेड फूड नहीं दिया, बहुत ज्यादा जो पेस्ट होता है मैंने नहीं दिया। जब छोटा था 5-6 महीने का, 8 महीने का, उस वक्त तक दिया है। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा सा कोर्स उसको रखा है ताकि उसको चूइंग की हैबिट डेवलप हो। जब तक अच्छा। ये हैबिट डेवलप नहीं होगी, ये एक मसला रहेगा। क्योंकि फिर वो बच्चा कब तक आप उसको लिक्विड, क्योंकि ये देखें जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं ना, वो आसानी ढूंढते हैं, उनको लगता है लिक्विड निकलना सबसे आसान काम है। तो वो अगर आप उनको जितना पेस्टेड खाना खिलाएंगे ना, वो सोचेंगे ये सबसे आसान काम है, मुंह चलाना ना पड़े। तो आपको बहुत ये ध्यान सब रखना है। बच्चों की बात है, ये आप अब्दुल्ला पे ना कहें, ये सब बच्चों की। ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है कि बच्चों का यही है कि जितना लिक्विड है उनका आसानी से चबाना ना हाँ, पड़े। दबाना ना पड़े, तो इसलिए एक थोड़ा सा खाने को कोर्स रखें हल्का सा शुरू शुरू में, ताकि उससे वो ठीक। बाइटिंग की। और आप खाना खाते वक्त अगर किसी स्पीच थेरेपिस्ट से पूछे, मुझे तो स्पीच थेरेपिस्ट ने बताया कि आप ना बिल्कुल एक्सरसाइज करते रहें चीख पे, ताकि ये ना चबाने की आदत डाले। ठीक। तो इस तरह से मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पहले वो स्टार्ट किया। पहले मैंने सब्जी और चावल से ही रखा, फिर मैंने चिकन और बाकी चीज़ें इंट्रोड्यूस की धीरे धीरे करके। लेकिन माशाल्लाह अब्दुल्ला ने कभी मुझे सच खाने में कभी तंग नहीं किया, जो भी मैंने खिलाया उसने खा लिया। और आज तक जो है वो अब सब्जी थोड़ा नहीं खाते, वरना दाल और चिकन खिलाने, चावल रोटी अपनी चॉइस से खाते हैं। ये नहीं कि मैंने अगर चावल माशाल्लाह। रख दिया है तो बोलेंगे कि मैं चावल खा लूंगा, नहीं, अगर रोटी खाने का दिल है तो रोटी खाएंगे, चावल खाने का दिल है तो चावल खाएंगे। अच्छा नम्मा मुझे ये बताएं, क्योंकि बच्चों में ये भी होता है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, तो अब्दुल्ला को इस किस्म का कोई इशू हुआ? नहीं, अब्दुल्ला
को अल्लाह का शुक्र है इतना नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं था, ना ही स्टार्टिंग में आराम से हाँ, उसने मतलब ये रहा। कॉन्स्टिपेशन कभी शुरू-शुरू में हो जाते थे, लेकिन हुँ, वैसे फिर नहीं इतना कोई इशू रहा कॉन्स्टिपेशन। लेकिन ये कि हमने शुरू में फिर इसको फाइबर देना थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, जैसे सब्जियां या रॉ, कभी खीरा ऐसी चीजें, तो कॉन्स्टिपेशन का इशू थोड़ा सा हल हो गया था। और कभी ऐसा ये अभी भी ये है कि अब्दुल्ला में आई डोंट नो उसमें है कि ना उसको एहसास जब बहुत अच्छा खाना कोई मिल जाता है या दावत पे चले जाते हैं या बिरयानी मिल जाती है, तो इनका एहसास इस चीज का खत्म हो जाता है कि अब मेरा पेट भर गया है, आई शुड स्टॉप। वो जो टेस्ट का होता है ना वो खाने का, तो उस पे मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि मैं रोक लेती हूँ कि अब नहीं खाना, वरना हाँ ओवर ईटिंग हो जाती है तो पेट भी खराब हो जाता है या वॉमिटिंग का भी बिल्कुल, इशू हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा नोमा मुझे ये बताएँ कि रात को सोने में क्योंकि बच्चों का ये बहुत एक मदर्स का सवाल है कि बच्चे जो है रात को सोते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आपको इस किस्म का कोई सामना रहा इस किस्म के इश्यू का? देखिए ये है कि रात में अब तो अब्दुल्ला माशाल्लाह इज 12 इयर्स ओल्ड और अब वो इंडिपेंडेंटली दोनों भाई एक रूम में सोते हैं। तो ये शुरू-शुरू में हाँ अब्दुल्ला का था कि वो बहुत ही रेस्टलेस नींद होती थी और वो भी बहुत हल्की। अगर ज़रा सा भी मैं बेड से इधर भी इंच हटते थे तो उसकी आँख खुल जाती। थोड़ा-सा उसका था इशू इन द बिगिनिंग, उसके काफ़ी ये मसले मसाइल थे। लेकिन ये देखिए जैसे एज ही ग्रो अप मैं कहूँगी, जैसे जैसे बड़े होते गए ये चीज़ खुद ब खुद कम होती गई और नींद थोड़ी कहती हूँ गहरी होने लगी। लेकिन अभी भी ये है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो अब्दुल्ला उठ जाते हैं, अब्दुल्ला को नींद बहुत हल्की है। लेकिन हुँ, इट इज़ बेटर कि वो जब छोटे थे तो बहुत मसला होता था। उसके लिए सिर्फ ये कि अक्सर कभी-कभी इसकी ना नेज़ल ब्लॉकेज होती थी, तो मैंने इसका ना ऊँचे तकिए पे सुलाना शुरू कर दिया था, थोड़ा-सा ऊँचा रख के। अच्छा, सही। तो इसके लिए कोई किसी किस्म की सिरप्स वग़ैरह जिसे बच्चों को नहीं लोग मैंने दे कभी देते हैं नहीं, वो हमने कभी ऐसा सच यूज नहीं किया। आई डोंट अब अभी तो फिलहाल इतनी छोटी एज में डॉक्टर्स रिकमेंड भी नहीं करते, लेकिन अगर बहुत ही नहीं, ज्यादा असल में बाज़ दफ़ा ये होता है कि पेरेंट्स खुद दे देते हैं। ये भी एक इश्यू है कि पेरेंट्स खुद दे देते हाँ, हैं कि वो नहीं बच्चा सो प्लीज जाए। ऐसे ऐसे नहीं, आई वुडंट रिकमेंड कि आप बच्चों को, क्योंकि देखिए उससे अच्छा ये है कि आप बच्चे को थोड़ा सा मालिश कर दें सोने से पहले, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। ये ना सोचें कि वो अब 5-6 साल का हो गया इसको मालिश की क्या नीड है। मैंने बहुत अरसे तक अब्दुल्ला की मालिश की है ताकि वो बॉडी में एक रिलैक्स हो जाते, तो बच्चों को नींद आ जाती है। तो आप सही, कोई अच्छा अरोमा वाला जो ऑयल होता है थोड़ा सा लेकर के आप बच्चे को मालिश कर दें उससे। या रीडिंग बच्चे के साथ बाज़ दफ़ा रात में आप रीडिंग करें या कोई अच्छी सी पोयम सुना दें, या मैं तो अक्सर सूर्य रहमान या कुछ लगा के साथ में ना उसके सुनती थी, तो वो सुन सुन के भी सो जाते हैं बच्चे। तो थोड़ा सा ठीक, लेकिन मैं दवाई बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। थोड़ी सी ठीक। मेहनत है पेरेंट्स की, लेकिन दवाई नहीं देनी। बिल्कुल। अच्छा नग़मा मुझसे मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है क्योंकि माशाल्लाह आपने गिव अप नहीं किया और आप नॉर्मली अपने बच्चे को लेके चली और लोगों की बातें भी ज़ाहिर-सी बात है बाहर निकलती थीं। तो क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना इंसान अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है लेकिन बच्चों के हवाले से बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि मैंने एक मदर का वो आया था कि उनके वो इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि वो बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उनके बच्चों को लोग अफ़ोर्ड नहीं करते थे। और कि किसी दावत में लेके जाना या फैमिली के साथ डिनर करना। तो उसके लिए आप क्या कहेंगी कि आपको इस किस्म की कोई सिचुएशन का सामना रहा या आप लेके जाती हैं बाहर और किस किस्म का रहती हैं? क्योंकि मेरा ये पर्सनली ज़ाती ख़्याल है कि लोग चाहे आप कुछ भी कर लें, लोगों का काम है बोलना, वो लाज़मी बोलेंगे। तो उस चीज़ को आप बॉदर नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? और मदर्स को क्या सजेस्ट करेंगी कि उनको किस तरह अपने आप को स्ट्रगल करना चाहिए? यानी किस तरह रहना चाहिए? कि मैं मदर्स को सिर्फ ये कहूंगी, यहाँ पे आपका पेशेंस का इम्तिहान है। आपने अपने बच्चे को बिल्कुल, लेके बाहर निकलना है। आप देखें, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे बताई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आज तुमने ये कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, एज इन मैंने, कि मैं अगर इस बच्चे को बाहर लेके निकली तो लोग मुझे बातें सुनाते हैं, तो कल को ये बच्चा कभी भी खुद से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ही विल नेवर हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं रहेगा। तो प्लीज देखें, मैंने वो वक्त गुजारा है, मैं बहुत सारी मेरी फ्रेंड सर्कल में मैं सबको बताती हूँ, मैंने वो वक्त गुजारा है कि मैं शादियों में ना बिल्कुल एंट्रेंस के ना रिसेप्शन पे बिल्कुल वहां पे खड़ी रहती थी, क्योंकि अब्दुल्ला बहुत भागते थे और कभी कभी भागते भागते वो बाहर भी भाग सकते थे।
बहुत सारी शादियां मैंने वैसे गुजारी हैं, फुल तैयार हुए हुए, हील्स पहने हुए, लेकिन खड़ी रहती। लेकिन इससे मैंने, और कभी आप देखिए किसी के, कोई भी मेरे सामने से गुजरता है ना, बहुत हंस के मुस्कुरा के, क्या मैं आपने ये अंदर से भले ही एक माँ है, बहुत परेशान हो रही होती है, लेकिन आपने अपने आप को बहुत बोल्ड शो करना है कि मैं परेशान नहीं हूँ, इट्स ओके, मेरा बच्चा है, कर रहा है, चाहे आप अंदर से कितने भी परेशान हो रहे हो, अंदर से आपको कितना ही रोना आ रहा, बिकॉज दिस इज हाउ यू विल प्रूव कि जब आप खुद परेशान, कहते हैं ना, आपके माथे पे बल नहीं आएगा ना, कोई आपको कुछ आके नहीं कहेगा, दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क, कि आप घर आके भले ही आंसू बहा ले, लेकिन उस वक्त सबके सामने आपने बहुत बोल्ड रहना है, तो फिर कल को कोई आपके बच्चे पे भी नहीं बोल देगा, क्योंकि उनको पता चल जाता है ना कि ये जब पेरेंट इतने कॉन्फिडेंट है, सब चीज वो बर्दाश्त करे, तो फिर आप सामने वाला खुद ही टोन डाउन कर लेता है कि इनके सामने नहीं बोलना चाहिए। जहाँ हम बेचारगी दिखाते हैं वहाँ लोग और चढ़ जाते हैं, तो आप कभी भी अपने आप को बेचारा ना दिखाएं, आप अपने आप को बोले इट्स ओके, सब बच्चे भागते हैं, मेरा भी भाग रहा है, तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा नहुमा, मुझे आपसे एक सवाल करना है उन मदर्स के हवाले से जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि उनके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है या वो स्पेशल नीड है, तो उन उसके चक्कर में वो काफी टाइम निकाल देती हैं, और जो रिकवरी जो होती है वो उनकी रह जाती है बच्चों की, और एज उनकी आगे बढ़ जाती है, तो उन मदर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं ये बात बताना चाहूंगी कि सबसे मुश्किल जो होता है ना, वो पेरेंट्स, चाहे वो फादर हो या मदर, उनके लिए एक्सेप्टेंस ही होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं भी शायद इसी फेज से गुजरी हूँ। मैं बहुत 2-3 महीना मुझे लगता था अब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा स्लो है, मसल टोन कम है, अब चलने लगेगा, बैठने लगेगा, ये आपके दिल में ये ख्याल आते रहते। लेकिन आपने ये सोचना है कि देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, आपके बच्चे के साथ कोई मसला नहीं है, आपने ये अपने दिल में ये बात लानी है। चाहे आपके बच्चे को, कोई कुछ लोग बच्चों को लेट ऑटिज्म भी डायग्नोज होता है, तो आपने ये सोचना है कि ये आपके बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लिविंग फॉर हिम। जैसे बाल दफा हमारे डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने बोला कि देखें, अगर कोई बच्चा बाई चांस किसी हाथ के बगैर पैदा हो जाता है, तो उसको हम उस हाथ उसके फंक्शनिंग के बगैर भी जीना सिखाते हैं, राइट? वो सब काम दूसरे एग्जैक्टली। हाथ से करना सीख जाता है। तो हमें इन बच्चों को फंक्शनिंग बनाना है विद दैट कंडीशन। इट्स नॉट कि आपका बच्चे के कोई मसला है तो आप अपने आप को आपने बहुत मजबूत करना है। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि मैं बहुत अरसे तक एक शॉक पीरियड में रही थी, आई थिंक साल 1.5 साल तक मैं शॉक पीरियड में रही थी। लेकिन जैसे मुझे डॉक्टर्स बोलते हैं कि थेरेपीज कराएं, ये कराएं, मैं वो सब कराती भी थी ना, तो भी मेरे दिल में ये था कि ये सही हो जाएगा, अब इस थेरेपीज के बाद अब ये बेहतर हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। लेकिन आप भी यही करें कि आपको ये याद रखना है, हमारे डॉक्टर्स कहते थे, अब केडीएस भी जाएंगे तो वहाँ पे काउंसलर्स भी हमें कहते हैं कि जो फर्स्ट 1000 डेज होते हैं इन बच्चों के सबसे ज्यादा जरूरी डेज होते हैं। आप अपने शौक में, अपनी परेशानी में इस बच्चे का टाइम ना वेस्ट करें। वो बहुत लर्निंग एज होती है, ग्रैस्पिंग एज होती है, बच्चे बहुत कुछ एब्जॉर्ब करते हैं उस एज में। तो उनको वो टाइम दें, बिकॉज वो उस टाइम में वो बहुत ज्यादा फंक्शनिंग बन सकते हैं। हमारा काम है बच्चों को फंक्शनिंग बनाना, चाहे वो टिपिकल हो या किसी कंडीशन के साथ हो। तो एज अ मदर, अगर आप शौक में हैं, आप अपने आप को टाइम दें, किसी से बात करें। अब तो माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी इतनी बढ़ गई है, और पेरेंट्स मिल जाते हैं, और पेरेंट्स से डिस्कशन करें, अपने आप को मजबूत अब करें। तो ये नहीं सोचे जहाँ कि नेगेटिव लोग मौजूद हैं वहाँ पॉजिटिव भी आपको रिस्पांस मिलता है, और आप शेयर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इवन ग्रुप्स बनाए हुए हैं ऐसे, जिसमें आप आराम से जाके बातचीत कर सकते हैं। पहले के दौर में मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, इतनी फैसिलिटेट और इतने एजुकेट भी लोग नहीं होते थे जितने माशाल्लाह अब ज्यादा अवेयरनेस भी है, और लोगों को पता भी है कि उन्हें जाना कहाँ है, करना क्या है। तो उसके जी चक्कर में जो जी। है अपनी हाँ, चौकने अगर से कोई बच्चों से गिव एक्चुअली अप नहीं होता है करते। कि मोस्टली जो मदर्स मेरे ख्याल से जो नहीं एक्सेप्ट कर पाती, उनके ना बहुत ज्यादा फैमिली में ब्लेम गेम चल रहा होता है ना, कि तुम्हारी वजह से हो गया। जो शुरू में हमने बात की थी, तो वो बेचारी मदर जो है वो उसी शौक से नहीं निकल पा रही होती कि मेरी वजह से मेरे बच्चे के साथ कुछ हो गया। तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। बड़ों को मैं कहूंगी कि जो भी मसले हैं उनको थोड़ा सा तहम्मुल से हैंडल करें। और माशाल्लाह, आप तो हमारा भाई कहते हैं, हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है, बहुत मदर्स आपको मिलेंगी। आप एक दफा अगर किसी के साथ बात करने में कंफर्टेबल हो, तो मेरा भी एक वेब पेज है, अगर कभी कोई किसी से आप
मेरा एक छोटा सा वेब पेज है, अगर कोई मेरे हाँ, साथ नाम बताएं आप उसका, ताकि आप कोई पहुंचना चाहे तो वो भी आप तक पहुंच सके। जी, मेरा फेसबुक पेज है। मैं भी एक छोटा सा जैसे एजुकेशन के हवाले से बात हो रही थी, तो मेरा भी एक छोटा सा सेटअप है जिसमें मैं 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूलिंग के लिए रेडी करती हूँ, या एक कोई बच्चा बिल्कुल भी मेन स्कूल नहीं जा रहा होता, कोई भी स्कूल नहीं जा रहा होता, तो उनको भी पढ़ाती हूँ। तो मेरा एक पेज है वैनगार्ड एकेडमी करके, फेसबुक पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं उस पे। और उस पे मैंने काउंसलिंग का कोर्स भी किया हुआ है, तो मैं पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करती हूँ। So if there's anybody जिसको मेरी हेल्प की जरूरत है, आई एम हियर। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये बहुत अच्छी चीज है कि बंदा एक तो खुद गुजर रहा होता है उस फेज से और फिर दूसरों को साथ लेके चलता है। ये बहुत अच्छा काम है और इंशाल्लाह अल्लाह आपके काम में इसमें वो करे, मदद करे। अच्छा, नमा, मुझे एक बात और पूछनी थी कि मैं इस टॉप पॉइंट पर रह गया कि आई कांटेक्ट या आई उसमें जो है वो अब्दुल्ला को कोई उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं, देखें, वैसे आई कांटेक्ट का इशू यूजुअली डाउन सिंड्रोम बच्चों में कम होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें डाउन सिंड्रोम के साथ साथ ऑटिज्म भी होता है, तो उन बच्चों में इशू ज़्यादा होते हैं। इनिशियली कभी कभी अब्दुल्ला को, जैसे अगर आप कोई सवाल का उसे जवाब नहीं आ रहा, या वो किसी को शायद पसंद नहीं कर रहा, तो वो उनसे आई कांटेक्ट नहीं करता, वरना वो ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली चाइल्ड और वेरी हेल्पफुल चाइल्ड, और तो वो कर लेते हैं आई कांटेक्ट का। कभी ऐसा सच कोई इशू नहीं आया उसके साथ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि वो 12 साल के हिसाब से वो काफी मतलब हर काम अपना खुद करना, और अपने फादर के साथ बहुत हेल्पफुल है। चाहे वो अ, घर के कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, अब्दुल्ला इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, उसको सब पता होता मेरा है। ख्याल है कि ये बच्चे ज्यादा इनोसेंट और प्योर होते हैं। बिल्कुल। मेरा भी और मैं ये देखना कहती हूँ ही कि हम हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, हम जो पेरेंट्स हैं हमारी ये ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे हमें मतलब जो इनकी जो साफ दिली है, आई थिंक अगर हम अगर उसमें से 2% भी अडॉप्ट कर लेना, तो हमारी ये माशरा काफी अच्छा हो जाए। बहुत बिल्कुल सही कहा। अच्छा, लास्ट मैं क्वेश्चन आपसे करूंगी ये कि पेरेंट्स का थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स के साथ कितना कंट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स लॉयल सिंसियर भी हों, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उनको लग रहा होता है कि वो नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं आ रहे। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उन्हें थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना चाहिए, अपनी थेरेपीज को कंटिन्यू रखना चाहिए बच्चों की, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि आपको अपने थेरेपिस्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हम जब तक हमें इस चीज पे, अगर आप कोई दवाई भी पिलाएं और हमारे ये एतमाद ना हो कि इस दवाई से फायदा होने वाला है, तो बच्चे को शायद फायदा, या किसी भी इंसान को फायदा ना हो। तो आपको ये कॉन्फिडेंस अपने थेरेपिस्ट पे होना चाहिए। और बेसिकली हम ये कहते हैं कि इट्स ए टीम वर्क। ठीक है, थेरेपिस्ट के पास बच्चा 45 मिनट्स के लिए जाएगा, घंटे के लिए जाएगा, लेकिन वो जो बाकी घंटे उसने आपके साथ घर पे गुजारने हैं, वो आपके साथ गुजारने हैं। तो हर थेरेपिस्ट, एटलीस्ट जिससे मेरा कांटेक्ट हुआ है, दे हैव ऑलवेज ट्रेन मी कि आप घर में ये एक्सरसाइजेस कराएं, आप घर में ये ट्रेनिंग कराएं, आप घर में ऐसे करें। अगर ये इवन बिहेवियरल इश्यूज इन बच्चों में लेटर स्टेज पे बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे बिहेवियर इश्यूज आए तो आप ऐसे मैनेज करें, पॉजिटिव री दें, कहीं पे नेगेटिव री दें, सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। तो एज अ पेरेंट आपको और थेरेपिस्ट को, और जो एक मैं कहती हूँ रिसोर्स टीचर हो या उनके मेडिकल डॉक्टर हो, ये सब पूरी एक टीम होती है। अगर उस टीम में से एक बंदा भी आपको कोई सही ना हो, या आप उसमें से नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो टीम वर्क नहीं काम कर सकता, फिर उस बच्चे पे असर आता है। तो एज अ पेरेंट आपको फुल अटेंटिव होना चाहिए, और आपको अपने थेरेपिस्ट पे एतमाद होना चाहिए, और उनके कहने पे चलना चाहिए। मैं कहती हूँ, मेरी थेरेपिस्ट मेरे टीचर्स हैं। अगर वो मुझे ना सिखाते, वो मुझे ना बताते, तो मैं तो आज अब्दुल्ला को लेके यहाँ नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल, थैंक यू नमा कि आपने इतना इम्पोर्टेंट हमसे अपना जर्नी शेयर की। और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए थेरेपिस्ट के साथ या डॉक्टर के साथ जल्द मुलाकात होगी।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।